नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। कई तस्वीरें सामने आई हैं। यूएन की मीटिंग चल रही है और वहां से कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें आप देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आपको नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने मुलाकात की है बांग्लादेश के नई सरकार के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनिस, अंतरिम सरकार के एडवाइजर हैं, उनसे मुलाकात की है। अब ये तस्वीरें जब सामने आई तो खूब चर्चा हो रही कि आखिर भाई जो इस वक्त इस परिस्थिति में एक समान परिस्थिति पर खड़े हुए हैं दो देश, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में क्या बात हुई, मुलाकात में क्या कुछ हुआ है। क्योंकि ये न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई और कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद यूनिस ने जो बाइडेन से मुलाकात की थी, तब भी बहुत कुछ कहा गया और कहीं ना कहीं अब जब स्थिति दोनों देशों की एक जैसी है तो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ये एक बार फिर कटोरा लेके वहां पहुंचे हैं। क्या क्या मिला है, क्या मदद हुई है, क्योंकि अपना देश चलाना है, दोनों देशों के हालात क्या हैं ये हम सब जानते हैं। तमाम पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ निपुण जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं। बहुत स्वागत है निपुण जी आपका एक बार फिर एनएमएफ न्यूज पर। तस्वीरें मैंने जिनका जिक्र किया कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्योंकि ये बहुत जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि मोहम्मद यूनिस से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मिलकर आखिर क्या बात की, क्योंकि बड़ी दिलचस्प ये तस्वीरें हैं। जब मिलते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मजोशी से मुलाकात होती है और एक दूसरे को लपक लेते हैं, गले लगाते हैं। आखिर क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है? क्योंकि पिछले दिनों एक खबर सामने आई थी कि बांग्लादेश परमाणु शक्ति बनना चाहता है पाकिस्तान की मदद से। मैं उसी घटना से शुरुआत करता हूँ बात को। प्रश्न आपने बड़ा अच्छा किया। और जो वो खबर आई थी वो हालांकि कोई आधिकारिक खबर नहीं थी। वो क्या था कि ढाका विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर भी मैं दिखा देता हूँ, उनकी भी तस्वीरें हैं मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ। तो वो तस्वीरें भी देखिए, ये प्रोफेसर है जी। जी, तो जो प्रोफेसर साहब थे वो क्या कर रहे थे, अपने स्टूडेंट को एक स्पीच दे रहे थे। जैसे हम लोग टीचिंग करते हैं तो हम इस प्रकार की स्पीच देते हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि भारत को सबक सिखाने के लिए हमें पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उससे जुड़ जाना चाहिए। हालांकि मेरे को समझ में अब तक इस बात का नहीं आया कि उन्होंने कहा भारत को सबक सिखाने के लिए। भारत ने ऐसा क्या कर दिया? भारत ने तो जितना बांग्लादेश को दिया, मैं समझता हूं कि हमारे नेबर कंट्रीज में इतना किसी को हमने नहीं दिया। हमने 2015 में उनके साथ 3 बीघा कॉरिडोर जो लैंड समझौता था उसमें उनको ज्यादा 111 इनक्लेव देकर हमने समझौता किया। हम देखें कि 2014 में जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन मामला जाता है तो उस मामले में उस डिसीजन में आर्बिट्रेशन कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसमें बांग्लादेश को ज्यादा समुद्री भाग दिया जाता है। हम उसको भी स्वीकार कर लेते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारा समझौता हो जाए। गंगा वाटर ट्रीटी हमने 96 में की, उसमें हमने इनको ज्यादा पानी दिया। इवन जो तिस्ता वाटर के लिए बात है, जो 83 में टेम्परेरी समझौता हुआ था, उसमें भी हमने ज्यादा दिया था और अब भी हम ज्यादा देने की बात कर रहे थे। मेरे समझ में हालांकि नहीं आया कि वो क्यों सबक सिखाना चाहते हैं भारत को। लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि जो हम पहले से बोलते आ रहे हैं, मेरी पहले भी आपके चैनल पे बात हुई थी, तो मैंने इस बात में कहा था कि बांग्लादेश का अब जो है ना एक जीन बदलने का प्रयास हो रहा है। जीन बदलना मतलब क्या है? जो पॉसिबल नहीं होता। आप देखिए कि वहां जो उनको अपने नेशनल फादर बोलते हैं मुजीबुर रहमान को, उनकी मूर्ति गिराई जाती है। केवल मूर्ति नहीं, जिस प्रकार की बदसलूकी उस मूर्ति के साथ की जाती है, तो जो लेगेसी थी किसकी? आपकी मुजीबुर रहमान की, उनको बदलने का प्रयास पूरा का पूरा। और आज इस तरह की बातें हो रही है। जैसे आप देखिए कि वहां पर क्या हुआ, जो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी जो मोहम्मद अली जिन्ना की जो एक एनिवर्सरी होती है उसको पाकिस्तान का नहीं बल्कि बांग्लादेश का जो पूरा एक मीडिया ग्रुप होता है उसके द्वारा सेलिब्रेशन किया जाता है कि हम जिन्ना को हम याद करते हैं, जिन्ना सही थे, 11 सितंबर को जश्न मनाया जाता है। बिल्कुल जश्न मनाया जाता है। तो ये 2-3 जो घटनाएं हैं। और अब जो तस्वीर आई है, इस तस्वीर में क्या किया है पाकिस्तान ने मोहम्मद यूनुस को ये कहा है कि हम आपके यहाँ पर बिलियंस क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपका जो गारमेंट्स है उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आश्चर्य की बात आप देखिए, एक तो ये बात कुछ समीकरण समझ में आई नहीं बातें, लेकिन इसका कारण है रीजन में वो चर्चा करूंगा। लेकिन आप सोचिए, ये वो बांग्लादेश है जो पाकिस्तान को कई मानकों में, हम बात करें वहां का प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान से अच्छा, प्रति व्यक्ति आय में अच्छा हो चुका था। बांग्लादेश की बात करें, आपका शिशु मृत्यु दर,
कई तरह के डाटा में पाकिस्तान से बहुत अच्छी स्थिति में बांग्लादेश था, और आज वो पाकिस्तान ये कह रहा है बांग्लादेश को कि हम यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि बांग्लादेश किस स्थिति में जाता जा रहा है, जो ऊपर हुआ करता था, लेकिन इस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम से स्थिति आपको दिख रही है कि बांग्लादेश किस पोजीशन में जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मोहम्मद यूनुस कौन है? मोहम्मद यूनुस ना तो कोई पीएम है ना कोई प्रेसिडेंट है। वहां पर जो बात की गई थी कि हम एक सरकार बनाएंगे, कौन सी सरकार है, वो एडवाइजर हैं, और कहा था कि हम जल्द ही चुनाव कराएंगे और नई सरकार चुनी जाएंगे। तो इनके मिलने ना मिलने से प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन आप देखिए यूएनओ की मीटिंग में जा रहे हैं, वहां पर जनरल असेंबली की मीटिंग में बोल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं सबसे, तो एज ए पीएम ये अपने आपको क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। जिस बात का हमको खतरा था कि एक तरीके से आप देखिए सरकार वैसी चलनी है जैसी वहां के लोगों ने तय की थी इस पूरे घटनाक्रम के बाद। मोहम्मद यूनुस आधिकारिक रूप से जनता के तो नुमाइंदे हैं नहीं, जनता के चुनाव से चुनकर आते तो मोहम्मद यूनुस की बात को वैल्यू देनी चाहिए थी। ये तो एक तरीके से आप समझिए कि किसी गुंडे मवालियों ने सरकार बनाई, तख्ता पलट किया, उनके प्रतिनिधि बन गए, घूम रहे हैं। क्या इसको बांग्लादेश की पूरी जनता मानेगी इस बात को? मैं तो नहीं मानता पूरी बांग्लादेश की जनता मानेगी जब तक चुनाव नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है निपुण जी कि ये वही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान से प्रताड़ित था, फिर 1971 में अलग हुआ और बार बार ये कहता रहा कि भैया हम पे तो अवैध कब्जा था, हमें अलग अलग देश बनाने दो, तब बांग्लादेश बना और भारत ने खूब मदद की। उसके बाद आज आप कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना चाहिए और फिर आप गले भी लगते हैं। अब मैं उसी घटना पे आ रहा हूं जो आप 1971 की आपने बात कही। 1979 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया जाता है कर्नल टीका खां के द्वारा, और ये पूरा का पूरा आपका वेस्ट पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान फोर्सेस पहुंचती हैं। वहां पे 3 लाख महिलाओं का रेप होता है, 30 लाख लोगों को मार दिया जाता है। ये मेरा डाटा नहीं है, ये डाटा है बांग्लादेश सरकार का कि हमारे साथ इस प्रकार का एट्रोसिटी हुई है, यानी कि जेनोसाइड किया गया था किसके द्वारा? कर्नल टीका खां को, जिसको बूचर ऑफ बंगाल कहा जाता है, उसके द्वारा। और वही जो प्रोफेसर का आपने जिक्र किया, वो क्या बोलते हैं प्रोफेसर, और वहां के कई सारे मैंने पत्रकारों को सुना, वो क्या बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान 1971 के किए गए अत्याचार की अगर माफी ना भी मांगे तो भी हमको भूल कर क्या करना चाहिए, पाकिस्तान से संबंध बिल्डअप करने चाहिए। ये किस प्रकार की सोच दिखा रहा है, सोच पर हम चलते हैं। देखिए क्या है कि आप देखिए अभी जो पाकिस्तान, आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के जो चेयरमैन हैं उनसे मिलते हैं, बिल्कुल आईएमएफ की जो आपकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे भी मिलते हैं। इसके अलावा यूयू जो आपका यूरोपीय संघ जो है उसके जो आपके चेयरमैन हैं उनसे मिलते हैं, शहबाज शरीफ तीनों से मिलते हैं। और शहबाज शरीफ को $7 अरब की बात की जाती है कि हम आपको क्या देंगे, बेल आउट पैकेज देंगे ताकि आपकी जो इकोनॉमी डावाडोल हुई है उससे बाहर निकल जाए। अब यहाँ बैक में समझिएगा आप, इन दोनों ही देशों के बैक में, चाहे वो पाकिस्तान की बात करें बांग्लादेश की बात करें, दोनों की बैक में जो शेख हसीना गवर्नमेंट बोली थी कि अमेरिका पीछे है, बिल्कुल सही बात, अमेरिका पीछे है। आप समझिए शहबाज शरीफ को बनवाने का जिम्मा जो है पाकिस्तान के अंदर वो अमेरिका का है, और अमेरिका के सपोर्ट के बगैर, यही अमेरिका था ना जो FATF में पाकिस्तान को जड़वा रहा था, और यही अमेरिका है आज इसको वर्ल्ड बैंक, IMF और EU के द्वारा फंड दिलवा रहा है। अमेरिका की पूरी राजनीति, चाहे बांग्लादेश को देखो, मोहम्मद यूनुस कहां पर थे? मोहम्मद यूनुस अमेरिका में रह रहे थे। अमेरिका से मोहम्मद यूनुस को भेजा जाता है कि तुम जाके वहां पे सरकार का कार्यभार संभालो, और आज अमेरिका ये बोलता है बांग्लादेश को कि हम बांग्लादेश की हर तरीके से सहायता करेंगे। आप उनका पूरा स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने किसी भी तरीके से क्या नहीं किया, शेख हसीना के जाने का किसी भी तरीके से नहीं कहा कि शेख हसीना गवर्नमेंट गलत तरीके से गई है। इन्होंने कहा जो हुआ ठीक हुआ, हम अब प्रेजेंट में क्या करेंगे, सरकार को मदद करेंगे। यानी कि जो शेख हसीना का कहना है, जो इमरान खान बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर कि सब कुछ करा है वो अमेरिका के द्वारा है, तो इमरान खान पूरा भाई इमरान खान को आप देखें, इमरान खान से पाकिस्तान की आर्मी को, अमेरिका को इतनी नाराजगी क्यों थी? क्योंकि इमरान खान लगातार चाइना कर रहे थे, इसलिए इमरान खान को हटाकर जेल में डलवाया गया और शहबाज शरीफ को पावर में लाया गया। अमेरिका इसके बैक में है। अब मन में क्वेश्चन उठेगा कि ये तो अमेरिका भारत के नजदीक आ रहा था, और भारत और अमेरिका दोनों ने क्या किया था, पाकिस्तान को FATF में डलवाया था कि भाई आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में डालिए, ग्रे लिस्ट में आप जाइए, और ग्रे लिस्ट में जाके ताकि पाकिस्तान को क्या हो, घेराबंदी हो और इसका टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए।
क्या आज अमेरिका नहीं जानता कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है? अगर इसको फंडिंग दी जाएगी, इसको पैसा दिया जाएगा, टेररिज्म को प्रमोट करेगा। अब यहाँ पे अमेरिका क्या राजनीति समझिए। देखिए, भारत को चाहता था अमेरिका हमेशा कि भारत जो है अमेरिका का पिछलग्गू बने, लेकिन भारत ने कभी भी अमेरिका का पिछलग्गू बनना स्वीकार नहीं किया। और यही परेशानी किसकी है? आपकी पाकिस्तान की, सॉरी अमेरिका की है कि भारत जो है वो पिछलग्गू बनने को तैयार क्यों नहीं है। मैं 3 घटनाक्रम में आप देखिए, ईरान के ऊपर उसने प्रतिबंध लगाए पाकिस्तान, अमेरिका ने। हमने ईरान के साथ संबंध रखे, ईरान के साथ तेल भी खरीदा, यहां तक कि ईरान का चाबार पोर्ट का भी हमने इस्तेमाल किया। फिर उसने कहा कि आप कहिए कि रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया, हमने उसमें समर्थन नहीं दिया। इसके अलावा हम बात करें कि आपका जब इजराइल और हमास का विवाद होता है तो जिस प्रकार से वो समर्थन की बात करता है वेस्ट ब्लॉक की, भारत वैसा समर्थन नहीं करता है। इस तरह के मामलों को लेकर आप देखेंगे तो अमेरिका नाराज होता है कि भारत जो है मेरा पिछलग्गू क्यों नहीं बनता है। और अमेरिका को ये नहीं चाहिए कि भारत उसके साथ में खड़ा हो, वो चाहता है कि भारत जो है मेरा यस बॉस बने। और ये भी अमेरिका जानता है कि इंडिया ऑल्सो हैव द पोटेंशियल ऑफ द पावर, मतलब भारत के पास में क्या बहुत सारी क्षमता है आगे बढ़ने की, आगे जाने की। और भविष्य में अगर हम कंट्रोल भी कर लेते हैं किसी और देश को, तो भारत क्या करेगा? कल को हमारे चुनौती पेश करेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजिकल हम बात करें कि वो कहीं ना कहीं अपनी एक रणनीतिक क्या कर रहा है, एक पूरी पैठ तैयार कर रहा है कि कल को किसी भी स्थिति में हो तो हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के माध्यम से, क्योंकि दोनों ही हमारे बॉर्डर के देश हैं, और आज अगर बांग्लादेश में एंटी इंडिया गवर्नमेंट बनती है तो चेतन जी इसका मतलब यह है कि 3 बॉर्डर पे हमारे साथ दिक्कत है, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो वो कहीं ना कहीं भारत को बांधने का प्रयास कर रहा है। और आप समझिए, जैसे हम रशिया के नजदीक जाते हैं और बांग्लादेश का जो निर्माण होता है, बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान से टूटकर हुआ था, लेकिन इसको नाक का सवाल किसने बनाया था? अमेरिका ने बनाया था। क्योंकि इसी 71 के वॉर में जब अमेरिका अपना 7 फीट भेज रहा था तो हमने उसको आने से रोक दिया था, और अमेरिका ने इस बात को नाक पे लिया था, और इसी अमेरिका ने पाकिस्तान को एटॉमिक वेपन बनाने में मदद की। जी नहीं, अब इसमें यह तो समझ आता है कि अमेरिका का फायदा है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के करीब आने से बांग्लादेश का फायदा हो सकता है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है? देखिए, पाकिस्तान तो इस बात से कभी इग्नोर ही नहीं कर पाया ना। पाकिस्तान तो इस संदेश को आज तक स्वीकार ही नहीं कर पाया है कि मेरे टुकड़े भारत ने करवा दिए हैं। पाकिस्तान की तो अस्मिता का, पाकिस्तान का जो पूरा इतिहास है, पाकिस्तान जो भारत से जंग कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? उसकी जंग का मकसद कश्मीर नहीं है, उसकी जंग का मकसद है उसकी अस्मिता, उसकी आइडेंटिटी। वो तभी से ही तो एक पॉलिसी अडॉप्ट करता है 1972 से। इस पॉलिसी का नाम है ग्रेट इंडिया विद 1000 कट, कि हम भारत का खून बहाएंगे 1000 कट देकर। और कहता है कि भारत के जब तक टुकड़े नहीं होंगे तब तक हम चैन की नींद नहीं लेंगे। ये भुट्टो का 1972 के भाषण की स्पीच का है। आपको याद होगा जब 1972 में हमने 1 लाख सैनिकों को, लगभग 1 लाख सैनिकों को पाकिस्तान का सरेंडर कराया, और उन 1 लाख सैनिकों को शिमला एग्रीमेंट के बाद भुट्टो लेके जाते हैं कहां पर? पाकिस्तान में, और उनको शपथ दिलाई जाती है, कसम खाओ कि जब तक तुम भारत के टुकड़े नहीं कर दोगे तब तक तुम चैन की नींद नहीं लोगे। और क्या नारा लगा था? भारत तेरे टुकड़े होंगे। फिर उन्होंने स्लोगन लगाया था जो लगाते हैं, यही जो नारा था आपको दिल्ली में सुनाई दिया था कुछ समय पहले। तो जो ये नारा है, पाकिस्तान तो कहता है बांग्लादेश हमसे अलग होना ही चाहिए। मैंने कई पाकिस्तानी मूवीज देखी है, उन मूवीज में ऐसा दिखाया गया कि बांग्लादेश हम 2 थे, हम 1 थे तो अच्छे थे, हम अलग हो गए, भारत की साजिशें हैं। आप अगर पाकिस्तान का लिटरेचर पढ़ने, क्लास 10th की और 11th 12th की एनसीईआरटी की, लेकिन इसमें एक और सवाल उठता है, निपुण जी, कि ये वही पाकिस्तान है जिसने उत्तर कोरिया की मदद की थी न्यूक्लियर बनाने में, ये भी है। तब अमेरिका को चिंता हो रही है क्योंकि वो उसको धमका रहा है वहां से। अगर बांग्लादेश की भी मदद करता है और आप कह रहे हैं कि अमेरिका इन सब के ऊपर है, तो यही वही पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा अमेरिका। बहुत शानदार प्रश्न आपने किया चेतन जी। अब इस प्रश्न का उत्तर बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे बात याद आई। देखिए, अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, चाइना ने एक CBM मिसाइल का टेस्ट किया। CBM मिसाइल क्या होता है? ये कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है। इसका खासियत क्या होती है कि एक कॉन्टिनेंटल से दूसरे कॉन्टिनेंटल तक मार कर सकती है। पाकिस्तान की अगर आप मिसाइल को देखेंगे, पाकिस्तान के पास एक भी CBM मिसाइल नहीं है। पाकिस्तान के पास एक भी CBM मिसाइल नहीं है।
पाकिस्तान के पास, बाकी भारत है, इजराइल है, सारे कंट्रीज के पास सीबीएम मिसाइल है। पाकिस्तान एटॉमिक अकेला मात्र एक ऐसा देश है जिसके पास में एटॉमिक वेपन होने के बाद भी उसके पास में मिसाइल प्रोग्राम नहीं है ये वाला। हम तो कई बार मजाक भी उड़ाते हैं कि पाकिस्तान भारत में मिसाइल मारेगा कैसे। मैक्सिमम 750 किलोमीटर तक की मिसाइल मारने की क्षमता है, और वो पाकिस्तान इसी को बोलता है कि अब तो उससे ज्यादा मजाक उड़ाया जाने लगा है कि पाकिस्तान चलाएगा कैसे, चलाने में भी खर्चा आता है। हाँ, नहीं, 750 का अगर किलोमीटर मार सकता है तो वो कहता है पाकिस्तान कि भाई मेरा तो, मैंने अपना एटॉमिक वेपन जो बनाया है वो केवल और केवल किसके लिए बनाया है, भारत के लिए बनाया है जी। और 750 किलोमीटर से मैं मार सकता हूँ। मुझे इस ऊपर का देखना नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि इसको अमेरिका देखने नहीं देता है। अमेरिका ने ही सीबीएम से रोका है। क्यों रोका है? जो भी आपने कहा, नॉर्थ कोरिया और ईरान को जो एटॉमिक प्रोग्राम दिया गया वो पाकिस्तान के कादिर खान से दिया गया। अब होता क्या है कि अगर पाकिस्तान सीबीएम बना लेता है, वो टेक्नोलॉजी है, तो अमेरिका को डर है कि कहीं वो टेक्नोलॉजी ईरान को ना दे दे, नॉर्थ कोरिया को ना दे दे, और जैसे ईरान के पास जाएगी, ईरान इस मिसाइल को लेते ही, प्रोग्राम को लेते ही सीधा इसराइल पर दागेगा। तो इसराइल के दबाव में अमेरिका, और अमेरिका ने अपने दबाव से क्या कर रखा है, पाकिस्तान को सीबीएम नहीं बनने दिया है। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से आप देखेंगे। और जो ये एटॉमिक वेपन पाकिस्तान बोलता है, पाकिस्तान का एटॉमिक वेपन अमेरिका ने अपनी खुंदक में, क्योंकि हमने 71 में जिस प्रकार अमेरिका के 7 फीट को रोक दिया था, क्योंकि अमेरिका तो कहता है ये बोर्ड नहीं होना चाहिए, टुकड़े नहीं होने चाहिए, हमने करवाए, तो अमेरिका ने पाकिस्तान से ज्यादा अपनी ईगो पे लिया था, और इसी अमेरिका ने चीन के सपोर्ट से पाकिस्तान का एटॉमिक वेपन तैयार करवाया था। बिल्कुल लंबी चौड़ी ये खिचड़ी है। लेकिन अब इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, क्योंकि ये तस्वीरें जब निकलकर सामने आती हैं तो बेहद दिलचस्प तरीके से आप भी बता रहे हैं निपुण जी कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और कौन कौन इसके पीछे किस तरीके से षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है। कुल मिलाकर भारत पर इसका किस तरीके से, क्योंकि आपने कहा कि भाई अगर तीनों जो हैं इकट्ठे होते हैं, चाइना जो है वहां पर आंख दिखा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में आज की खबर, अरुणाचल प्रदेश में वो फिर दावा करता है, क्योंकि हमने जो वहां पर एक चोटी है उसका नाम छठे दलाई लामा के नाम पर कर दिया, उसके बाद वो आपत्ति जाहिर करता है, कहता है कि अपना हमारा क्षेत्र है वो। लेकिन चाइना के अलग मंसूबे हैं, इधर पाकिस्तान अलग जो है वो कश्मीर को लेकर राग अलापता है, ओआईसी के पास भी वो यही रोना रोता है। अब बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं उसी की राह पर चल रहा है। बांग्लादेश से जो बयान सामने आ रहे हैं, आने वाले दिनों में बांग्लादेश में क्या कुछ हालात दोबारा बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं? क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी, ऐसे आप कह रहे हैं। देखिए, एक बात जानिए चेतन जी, हाँ, मैं राम जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ और आप भी राम जी को मानते होंगे, निश्चित रूप से मानते होंगे। और उसमें हम जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हनुमान जी का किरदार आता है। हनुमान जी बोलते हैं कि जब भी कोई विशेष कार्य होता है, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो अगर उसके मार्ग में बाधाएं आ रही हैं तो ये तो अच्छा साइन है, ये तो अच्छी बातें हैं, तो ये होगा, ये नेचुरल होगा। भारत को अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। आपका प्रश्न बहुत लाजमी प्रश्न है, बहुत बड़ा इसका उत्तर है, मैं इसको बहुत डिटेल से इसका उत्तर दे सकता हूँ। लेकिन अगर हमारी ग्रोथ रेट जो है वो मेंटेन रहे, हमारे यहाँ पर जो इंक्लूसिव ग्रोथ, हमारी जो एक सस्टेन डेवलपमेंट है, डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी रहे, तो कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं। भारत बहुत शानदार पॉलिसी। और देखिए, अमेरिका पाकिस्तान को भारत का विकल्प नहीं मानता। अमेरिका पाकिस्तान को ये मानता है कि पाकिस्तान वो लगाम है जिससे हम भारत को थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे। लेकिन ये बात अमेरिका भी जानता है कि अगर भारत कमजोर होगा तो एशिया में कोई ताकत ऐसी नहीं जो चीन को रोक सके। तो अमेरिका ये बैलेंसिंग, इसको लोग बोलते हैं बैलेंसिंग बनाना। तो पाकिस्तान बांग्लादेश को मिलाकर भारत को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने का प्रयास अमेरिका का है। और यहीं पर हमारी फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज आता है कि हम कैसे अमेरिका को, कैसे पाकिस्तान को, कैसे बांग्लादेश को, कैसे चीन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। आपने देखा जो हमारा लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा था चीन से, 80% तक वो क्या हो गया, हट चुका है, खत्म हो चुका है। ये क्या है? ये हमारी डिप्लोमेटिक विनी तो है, हमारे इतने साल से जो चला आ रहा था वो हमने हटाना शुरू कर दिया है। तो यही हमारी क्या है, डिप्लोमेसी है, और यही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है कि तमाम तरह की विघ्नों से, अब बहुत सारी बातें हैं। पाकिस्तान का समर्थन क्या अब सऊदी करता है? नहीं करता। सऊदी क्यों नहीं करेगा? फ्यूचर में आप देखिए, अभी 2 लाख करोड़ का पैकेज देने वाले थे तीनों देश, चीन, सऊदी और यूएई, 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, लेकिन उन्होंने रोक दिया। यूएई ने मना कर दिया, चीन ने मना कर दिया, सऊदी ने मना कर दिया। अब सऊदी यूएई एक ऐसे देश हैं जिनको आज भारत की जरूरत है,
क्योंकि यूरोप और अमेरिका तो तेल खरीदना बंद कर चुके हैं। आज इनसे कोई तेल खरीद रहा है तो भारत और चीन खरीद रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समीकरण हैं जो एक पक्षीय नहीं, बहुत ही बड़े कैनवास में तस्वीर को आप देखेंगे तो अमेरिका कोई ऐसा नहीं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का दीवाना हुआ है। वो इन दोनों के माध्यम से भारत और एशिया में अपने कंट्रोल को, दोस्तों पाकिस्तान की जो लोकेशन है ना, पाकिस्तान को बड़ा इंपोर्टेंट कंट्री बनाती है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया तीनों के कहाँ बैठा है, तीनों के चौराहे पर बैठा देश है। और पाकिस्तान से अरब सी में आते हैं और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में आते हैं। तो ये ऐसी लोकेशन वाले कंट्रीज हैं जिनका एक स्ट्रेटेजिकल इंपोर्टेंस भी बन जाता है। तो अमेरिका उस स्ट्रेटेजिकल इंपोर्टेंस का लाभ लेना चाहता है। वो चाहता है भारत अपने सैन्य अड्डे हमको दे दे, हम देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान पक पाखड़ भिजवा के देगा, लो भैया गवादर आपके लिए ही है, कराची आपके लिए ही है। यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब सिर्फ मोहरा बन के रह गए हैं, मोहरा की तरह काम कर रहे हैं। भैया मजबूरी भी है क्योंकि उनके देश में कुछ बचा तो है नहीं, अब पहुंच जाते हैं आप सीधा कि हमें कुछ दे दीजिए ताकि देश चले। ठीक है, एक मेरा आखिरी सवाल जल्दी से ये होगा निपुण जी कि ये मुलाकात में सार्क का भी जिक्र हुआ है। कहा गया है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कहा है कि आप सार्क को दोबारा से जो है वो एक्टिव करिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग जो संगठन जो बना था 85 में, उसको दोबारा से आप खड़ा कीजिए। हालांकि भारत भी इसका हिस्सा था लेकिन भारत ने दरकिनार किया है, इग्नोर किया है इस बात को। देखिए, भारत ने सार्क बनाने वाला तो भारत ही था और जब सार्क अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था तो भारत ने बिम्स्टेक की ओर ध्यान दिया। अब जो पाकिस्तान ये सार्क की बात कर रहा है और बांग्लादेश को साथ में लेके, बांग्लादेश शुरू में लाएगा, हाँ सार्क को दोबारा से खड़ा होना चाहिए, अब हम नेतृत्व करेंगे। पाकिस्तान कोशिश ये दिखाना प्रयास करता है कि साउथ एशिया में मैं लीडर हूँ और ये पाकिस्तान का हमेशा प्रयास रहा है, हमेशा चुनौती देने का प्रयास, और ये चुनौती वो अमेरिका की शय में दे रहा है। सार्क की लीडरशिप की आप बात करते हो, दिल्ली में सार्क यूनिवर्सिटी है, उसका पेमेंट नहीं दे पाए हैं 7-8 सालों से। पाकिस्तान उसका जो पैसा आता है यूनिवर्सिटी चलाने के लिए, पाकिस्तान ने 7 साल से पैसा नहीं दिया उसका। और यही स्थिति बांग्लादेश की अब है। बांग्लादेश का पेमेंट शेख हसीना के टाइम में ठीक आ रहा था, नेपाल भूटान ने पैसा देना बंद कर दिया था, भूटान थोड़ा पैसा देता था, लेकिन यही पाकिस्तान पिछले 7-8 साल से सार्क यूनिवर्सिटी का, सार्क के जितने प्रोग्राम्स हैं, सार्क के जितनी भी आपकी एजेंसीज चल रही हैं, उनका पैसा सब देशों के कॉन्ट्रीब्यूशन से आता है। 10,000 कॉन्ट्रीब्यूशन भारत देता है। कैसे चलाओगे? और देशों से उधार ला के, MIF से, IMF से उधार ला के चलाएंगे? तो ये सब कहने की बात है। वो एक तरह से प्रभाव डालने का, प्रेशर डालने का प्रयास कर रहा है कि मैं एक लीडर हूँ। इस प्रकार के बयान देकर, जैसे कहा कि बांग्लादेश को कैसे लोग 7 बिलियन लेकर आ रहे हो, दूसरे बांग्लादेश में बिलियंस करोगे, ऐसे करोगे छोड़ने का। और दूसरा ठीक है बड़ी भूमिका में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब ये तस्वीरें सामने आई हैं और इन पर हमने जिक्र किया। निपुण जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसे समझाया कि आखिर क्या कुछ मंशा है इन दोनों देशों की और क्या कुछ चल रहा है और पीछे से किस तरीके से इन दोनों को जो है वो कठपुतली की तरह अब नचाया जा रहा है। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी तमाम जो चीजें हैं वो समझ आई होंगी और उन्हें जानने को मिला होगा कि आखिर इन दोनों देशों के मिलने से क्या कुछ खिचड़ी पक रही है। अब भारत तो अपना काम करेगा, भारत जो है वो एकदम मस्त मौला होकर चलता जा रहा है और महाशक्ति बनने की ओर ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। जो भी सामने आएगा, जो टकराएगा, वो चूर चूर होगा। ये साफ है, ये बिल्कुल साफ है, ये हम जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। हमने आपसे बात की, आपने समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम ऐसी ही जानकारियों के लिए, ऐसी खबरों के लिए आप भी हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए NMF न्यूज।